तो हमने अभी डिस्कस किया है तीन टाइप के जो है प्रिंसिपल्स को हमने डिफाइन किया है। फर्स्ट इज सोशल प्रिंसिपल यानी सामाजिक सिद्धांत, सेकंड इज गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत, और थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो फर्स्ट वाला जो है आपका द नेम इज सोशल प्रिंसिपल, इसको हम क्या है अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सोशल प्रिंसिपल माने सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। ओके, तो आपके जो सामाजिक सिद्धांत हैं इनकी अगर हम बात करते हैं सामाजिक सिद्धांतों की, तो सामाजिक सिद्धांत में हम एक एक आर्टिकल लेंगे और जो है ना प्रत्येक आर्टिकल को हम जो है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 38। आर्टिकल 38। ओके, तो आर्टिकल जो 38 है आपका, ये क्या कहता है? ये कहता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, यानी एक सामाजिक जो क्रम है उसको सिक्योर करेगा राज्य। ठीक है, क्यों करेगा? सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ, फॉर द प्रमोशन ऑफ, प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ठीक है ना, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जो है ऐसा प्रयास करेगा कि प्रमोशन मतलब जी आपके लोक कल्याणकारी, लोगों के लिए जो कल्याणकारी स्टेट है उसको डिफाइन करने के लिए राज्य क्या करेगा, एक सोशल ऑर्डर है उसको सिक्योर करने का, यानी सामाजिक जो क्रम है उसको सिक्योर करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 38 आपका कहता है। ठीक है, अब इसमें बातें को किस चीज की होती है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसी में, तो कैसा वेलफेयर होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी। ओके, तो इक्वालिटी में अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी में कौन कौन सी इक्वालिटी आती है? तो तीन टाइप की इक्वालिटी आती है, सोशल यानी सामाजिक, और फिर आती है इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, और फिर आती है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। यानी तीन प्रकार की जो आपकी समानताएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो समानता है, ठीक है, उनका जो सोशल ऑर्डर है उसको सिक्योर करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ये आपका आर्टिकल 38 कहता है। और जितनी भी इनइक्वालिटी है, ठीक है, क्या है इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज हैं, असमानताएं हैं, उनको क्या करने का प्रयास करेगा, उनको मिनिमाइज करने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मिनिमाइज यानी कम करने का राज्य प्रयास करेगा। और उसका बेस क्या होगा, माने कि इनकम, आय है, आय में जो असमानता है, ठीक है, उसको कम करने का प्रयास करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी यही बात करती है। स्टेटस को जो है, स्टेटस, स्टेटस को की जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने का प्रयास करेगा। और थर्ड बात आती है आपकी अपॉर्चुनिटीज यानी संभावनाएं। ओके, तो अवसर जो है, ठीक है, अवसरों की जो असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 38 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आता है आपका आर्टिकल 39। चलिए, कौन सा आता है? आर्टिकल 39। ओके, तो आर्टिकल 39 में अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका इक्वल कंट्रोल ऑन मटेरियल रिसोर्सेस। जो आपके संसाधन हैं, संसाधनों पर जो है समान अधिकार हो सभी का, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल 39 क्या कहता है कि संसाधनों पर जो है इक्वल कंट्रोल हो। ठीक है, जैसे कि, और दूसरी जो इसमें बात आती है, पहली बात आती है इसमें कि संसाधनों पर समान अधिकार हो, सभी वर्गों का समान अधिकार हो। दूसरी बात आती है इसमें जो है वो वेजेस से रिलेटेड है, यानी आपका जो वेतन आदि होता है उससे। माने कि इसमें दूसरी बात कहता है कि इक्वल जो है आपका वर्क हो, तो आपको क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे करना होगा। ठीक है,
किसके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक है, फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, यानी पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने का राज्य प्रयास करेगा। तो ये इसमें आता है। तो दोनों बातें क्या है, आपकी जो सोशल प्रिंसिपल है उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि पहले तो संसाधनों पर जो है समान अधिकार और दूसरा समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए महिला और पुरुष दोनों को। तो ये बात किसमें आती है? आर्टिकल 39 में। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 39A। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 39A, ठीक है। तो आर्टिकल 39A क्या कहता है? आर्टिकल 39 ये कहता है कि सभी के लिए जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड होनी चाहिए, सभी के लिए समान न्याय और समान विधिक सहायता होनी चाहिए, सॉरी मुफ्त विधिक सहायता होनी चाहिए। तो इक्वल जस्टिस कब आएगा? अगर हम बात इक्वल जस्टिस की करते हैं तो क्या होना चाहिए? जिनके पास जो है जस्टिस लेने में जो है कैपेबल नहीं है तो उनके लिए क्या होना चाहिए? एंड फ्री लीगल एड, एंड फ्री लीगल एड, यानी जो विधिक सहायता है, लीगल एड जो है वो मुफ्त में होनी चाहिए। जो अपने आप को डिफेंड करने के लायक नहीं है, जो लीगल एड लेने में कैपेबल नहीं है, तो उनके लिए राज्य प्रयास करेगा कि उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 39A कहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 की अगर हम बात करते हैं, अभी हम जो है सोशल प्रिंसिपल की ही बातें कर रहे हैं। सोशल प्रिंसिपल जो ऑर्डर्स हैं आपके, उनकी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक सिद्धांतों में बातें जो आती हैं आपकी, स्टेट क्या करता है कि जो आपका सोशल ऑर्डर है उसको सिक्योर करने का प्रयास करता है, आर्टिकल 38, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 इक्वल कंट्रोल की बात करता है, किस पर? जो आपके मेटेरियल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह आर्टिकल 39 ये क्या कहता है? आर्टिकल 39 ये कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड होनी चाहिए, यानी समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता होनी चाहिए, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता जिसको हम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, तो आर्टिकल 41 में जो है ना, तीन बातें हैं आपकी। कौन कौन सी हैं? कि सभी नागरिकों को, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको काम पाने का अधिकार हो, यानी राइट टू वर्क हो। पहली बात क्या है कि काम पाने का अधिकार हो, राइट टू वर्क, ठीक है। सभी को जो है ना रोजगार पाना, काम पाना, इनका राइट्स मिलना चाहिए। ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट का आर्टिकल 41 जो है कहता है। दूसरा कहता है कि शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो दो बातें हुई। तो राज्य के सभी नागरिकों को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए, काम पाने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी जो बात आती है वो आती है आपकी राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता जिसको बोलते हैं, ठीक है। लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि लोक सहायता कब मिलनी चाहिए आपको, उसके पीछे कुछ केसेस हैं। तो कौन कौन से केसेस हैं उसकी हम बात करते हैं। किन दशाओं में जो है पब्लिक असिस्टेंट चाहिए एवरी सिटीजन को? तो सबसे पहले इसमें बात आती है यदि वो बेरोजगार है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉय है तो उसको क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का जो भत्ता होता है, बेरोजगारी भत्ता सॉरी, वो मिलना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट की दशा में उसको पब्लिक असिस्टेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड एज है, वो भी पब्लिक असिस्टेंट पाने का अधिकारी माना जाएगा। और उसके बाद जो आता है आपका सिकनेस, कोई बीमार है, ठीक है, उसको भी होना चाहिए। एंड डिसेबलमेंट, ठीक है, जो निशक्त जन है आपके, डिसेबलमेंट एटसेट्रा, इस टाइप की जितने भी जो चीजें हैं उनमें क्या है कि पब्लिक असिस्टेंट, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट बन जाता है। राज्य चाहे तो कानून बनाकर ये सारी चीजें देता है, और स्टेट देते भी है। जैसे वृद्धा अवस्था पेंशन होती है आपकी, बेरोजगारी भत्ता होता है, आयुष्मान भारत योजना है, तो स्टेट आपको दे रहा है इसके थ्रू, क्योंकि आप 5 लाख तक का में ट्रीटमेंट कराने के कैपेबल नहीं है, तो आपको वो दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो मिलती हैं वो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी होते हैं, उन्हीं का पार्ट माने जाते हैं। अब आता है आपका आर्टिकल 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? ये भी आपका जो है पार्ट है। किस चीज का पार्ट है?
सोशल प्रिंसिपल का ही पार्ट माना जाएगा। तो इसमें आ जाए आता है आपका प्रोविजन फॉर, सॉरी, प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ जो होता है आपका, इसको प्रसूति सहायता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 42 है, स्त्रियों को जो है प्रसूति सहायता देने का राज्य प्रयास करेगा। सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं होती हैं स्टेट के अंदर, उनको क्या है, राज्य का प्रयास होगा कि वो उनको मैटरनिटी रिलीफ देने का प्रयास करे। तो ये इसमें ही आता है आपका। तो उनको सिक्योर करने के लिए उनकी ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के लिए आर्टिकल 42 दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिर आता है आपका आर्टिकल 47। ठीक है, तो आर्टिकल 47 जो रिलेटेड है आपका सोशल प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी से। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है, कहता है टू रेज द लीव ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी स्टेट क्या करेगा कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो पोषण का स्तर है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड माने कि मानक, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट, यानी जीवन स्तर में जो है का जो है मानक में सुधार करेगा। लिविंग एंड द इम्प्रूव लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और जो लोक स्वास्थ्य है उसको सुधारने का प्रयास करेगा। ये भी राज्य का ड्यूटी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 47 कहता है। तो इसमें ध्यान देना है कि आर्टिकल 47 में क्या करेगा कि न्यूट्रिशन का जो लेवल है उसको रेज करेगा, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है, एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, यानी लोक स्वास्थ्य का को इम्प्रूव करने का प्रयास राज्य करेगा। ऐसा आर्टिकल 47 में कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थे आपके सोशल प्रिंसिपल। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल। क्या है सेकंड, क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधीवादी सिद्धांत। ओके, तो गांधीवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 40। चलिए आर्टिकल 40 को डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल 40 है, ये क्या करता है, ये ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रयास करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा कि विलेज पंचायत का गठन हो। ठीक है, तो गठन हुआ कि नहीं हुआ उस पर भी बातें करेंगे। और साथ में क्या प्रयास करेगा राज्य, ठीक है, स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो विलेज पंचायत का गठन करे, प्रयास करेगा कि उनको क्या दिया जाए, उनको उनको राइट टू ऑर्गेनाइज हो, यानी संगठन बनाने का अधिकार हो। साथ में उनको क्या हो, उनको पावर या अथॉरिटी हो।
ठीक है, रूल करने की पावर या अथॉरिटी दोनों हो, ठीक है। और थर्ड क्या है कि उनका जो मैनेजमेंट हो वो सेल्फ गवर्नमेंट वाला हो, ठीक है, उनकी खुद की गवर्नमेंट हो। तो ये सारे प्रयास राज्य करेगा, ये बातें कही जाती हैं आपका आर्टिकल 40 में। तो क्या ऐसा हुआ? हाँ, हुआ है ऐसा। तो आर्टिकल सॉरी इसी के थ्रू क्या है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चलकर होता है 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट 1973। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपकी पंचायत है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है, उनका संवैधानिकरण कर दिया गया है, और पंचायत जो है अलग से जो इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। तो अब क्या है कि पंचायत का गठन हो गया है। तो ये वाला जो स्टेट की ड्यूटी है वो फुलफिल है। और अभी क्या है कि आपका तीसरा जो स्तर है गवर्नमेंट बॉडीज का, जिसको हम लोकल बॉडीज कहते हैं, उनमें आपकी पंचायत आती है, और ये एक स्वशासी निकाय है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आता है आर्टिकल 46। ओके, तो आर्टिकल 46 की अगर आप बात करें तो ये बात है ना जो आपके एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, और जो आपके वीकर सेक्शंस हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, तीन पर बातें करता है वीकर सेक्शन, ठीक है। तो शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन, यानी आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग होते हैं, जो आपके वीकर सेक्शंस होते हैं, उन पे बात करते हैं। तो इनके लिए क्या है कि स्पेशल केयर की बात होती है इन पे, ठीक है, क्या होती है, इनकी स्पेशल केयर करेगा राज्य, स्पेशल केयर, ठीक है, स्पेशल केयर द एजुकेशन, तो किन क्षेत्र में करेगा? एक तो उसमें एजुकेशन हुआ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये आपने ध्यान रखना है। जो आपके शैक्षिक और आर्थिक महत्व के जो सिस्टम है, ठीक है, उनमें जो एससी, एसटी एंड वीकर सेक्शंस है उनके लिए राज्य प्रयास करेगा कि जो है उनकी स्पेशल केयर की जाए। तो ये बात आर्टिकल 46 में आती है। समाज के जो है कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के लिए समाज जो है विशेष शैक्षिक और आपका जो आर्थिक महत्व के जो मामले हैं उनमें स्पेशल केयर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 47, ठीक है। आर्टिकल 47 क्या करता है? आर्टिकल 47 प्रोहिबिशन करता है किस चीज का? जो आपके मादक पदार्थ हैं जैसे शराब वगैरह और आपके ड्रग्स हैं, ठीक है, तो इनको जो है ना, इनको प्रोहिबिट करता है, ठीक है, रोकने का प्रयास करता है इनको, ठीक है। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो होते हैं आपके, सॉरी, मादक पदार्थ जिनको हम बोलते हैं, मादक द्रव्य, ड्रग्स, ठीक है, तो इनको क्या है कि इनको प्रोहिबिट करेगा। स्टेट की ड्यूटी है कि इनको प्रोहिबिट करेगा, बशर्ते कि उनका औषधीय प्रयोजनों में प्रयोग हो सकता है। तो इसमें लिख देते हैं हम एक्सेप्ट मेडिकल पर्पज, जो मेडिकल पर्पज के लिए इनको प्रयोग किया जा सकता है, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया जा सकता, राज्य ऐसा प्रयास कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर काफी स्टेट हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, ठीक है, और ड्रग्स हैं, ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्रग्स को ऑलरेडी बैन है, नियर अबाउट एंटायर इंडिया में जो है प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स आते हैं जिनमें आपका जो है मदिरा सेवन या शराब वगैरह, दारू वगैरह जो भी चीज आती है, वो कुछ स्टेट में जो है चालू है अभी, कुछ स्टेट में बंद है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बिहार, ठीक है, बिहार एक स्टेट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं, यानी जो अल्कोहल है, अल्कोहल को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो बिहार स्टेट ने क्या किया है कि आर्टिकल 47 को अप्लाई किया हुआ है अपने स्टेट में, और वहां पे आप जो है शराब नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आती हैं आपकी आर्टिकल 47 में। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 48, ठीक है। आर्टिकल 48 इधर ले लेते हैं। देखिए आर्टिकल 48 क्या कहता है, चलिए, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कहता है जो आपके स्लोटर हाउसेज हैं, ठीक है, जिनमें जो है आपके जो दुधारू पशु हैं जो दूध देते हैं, उनको जो है
प्रोहिबिट कर सकता है राज्य किसी भी स्टेट में। जैसे गाय है, गाय को क्या कर सकता है, बहुत सारे स्टेट में, जैसे 9 स्टेट है जिनमें गाय को प्रोहिबिट किया गया है, गाय का वध नहीं किया जा सकता, तो ऐसे ही क्या है, बैन किया जा सकता है। तो ये गांधीयन जो है प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम प्रोहिबिशन द स्लॉटर ऑफ काउ एंड प्रोहिबिशन द स्लॉटर ऑफ काउ, काउ माने गाय, एंड काउ एंड काउज यानी गाय और बछड़ा, ठीक है, गाय का जो बेबी होता है उसको काउज बोलते हैं, गाय और बछड़ा, एंड अदर मिल्च एंड अदर मिल्च एंड ड्रोट कैटल, अन्य जो आपके ड्रोट कैटल्स हैं, ठीक है, उनको प्रोहिबिट कर सकता है राज्य। तो मैंने एग्जांपल दिया है कि गाय जो है आपका जो है दुधारू पशु है, उसको क्या किया है कि उसको प्रोहिबिट किया गया काफी स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि ऐसे जो स्टेट है, यहाँ पे क्या किया कि 9 से ज्यादा राज्य हैं, उनमें क्या है, प्रोहिबिट किया गया है कि आप गाय का वध नहीं कर सकते हैं, उनको स्लोट नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें आती हैं। तो ये जो थे आपके, ये थे आपके गांधीयन प्रिंसिपल, जिनको हम गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे जो गांधीयन आइडियोलॉजी है वहां से आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लिबरल इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।